Hello everyone, this is Isha Parveen and you are watching my channel Smart Biology. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, श्वसन है, वो कहाँ पर होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, आज हम पढ़ेंगे श्वसन या रेस्पिरेशन। श्वसन या रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी सेल में, सेल या कोशिका के अंदर, अब वो सेल या कोशिका प्लांट की भी हो सकती है या एनिमल की भी हो सकती है, किसी भी तरह की कोशिका के अंदर जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बनाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विखंडन की क्रिया हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में कन्वर्ट होगा तो वो हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी या ऊर्जा को रिलीज करता है। तो ये जो एनर्जी या ऊर्जा यहाँ पर रिलीज होगी, यही ऑर्गेनिजम्स के वर्क करने में हेल्प करती है। यानी कि जो फंक्शनिंग होती है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है। जैसे हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस बनेगा, तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स या जटिल पदार्थ टूटकर सिंपल बनाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, कैटाबोलिक रिएक्शन या अपचयी क्रिया। कैटाबोलिक या अपचयी क्रिया मीन्स ऐसी बायोकेमिकल या ऐसी जैव रासायनिक क्रियाएं जिसके अंदर जटिल पदार्थ टूटकर सरल बनाते हैं। ये जो सरल पदार्थ यहाँ बनते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या कार्बनिक, इन्हें हम कहते हैं। तो ये कार्बनिक या ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के मटेरियल बन सकते हैं, डिपेंड करता है रेस्पिरेशन किस तरह का हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या एब्सेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो हमेशा क्या बनते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उस कंडीशन में कुछ इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंस या पदार्थ यहाँ पर बनते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं होता है कि ऑक्सीजन को या गैस को लिया और एक गैस को रिलीज कर दिया। जब भी ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 को रिलीज किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो एक्चुअल में ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन से रिलेट जरूर करती है, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। ब्रीदिंग का मतलब है सिर्फ गैस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय करना, जो प्लांट करते हैं स्टोमेटा के थ्रू और एनिमल्स और ह्यूमन करते हैं अपने लंग्स, गिल्स या फिर जो अदर ऑर्गन्स रहेंगे उसके थ्रू। तो ब्रीदिंग की प्रोसेस तो ये हुई। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारी सेल्स तक जाती है और सेल्स में जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या इन्हें हम कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स कहते हैं, इनको क्या किया जाता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है और वो कैसे रहेंगे, इनऑर्गेनिक। तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी इसको हम कहेंगे रेस्पिरेशन। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि ऑक्सीजन जब आई तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, सेल में। अब सेल में कहाँ जाती है, जैसे एक प्लांट सेल की हम बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर मेनली 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट लेयर इज सेल वॉल या कोशिका भित्ति एंड सेकंड इज सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये दोनों लेयर्स होती हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो ऑक्सीजन अंदर आएगी तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, इसी सेल्स के अंदर, प्लांट हो या एनिमल सेल, इस तरह से कुछ ग्रेन्यूल लाइक या फिर हम कह सकते हैं छोटे छोटे धागे के समान स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी एपरेटस भी कहते हैं।
इसे रेस्पिरेटरी एपरेटस कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, उसी तरह से श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एपरेटस या श्वसन उपकरण। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, इस तरह के ऑर्गेनेल्स सिर्फ पाए जाते हैं किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। जो यूकैरियोट्स होते हैं इन्हें हिंदी में हम कहते हैं ससीम केंद्र की। तो जो ससीम केंद्र की या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं के अंदर मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल या झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, और उन्हीं के अंदर क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा जहाँ पर रेस्पिरेशन होगा। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर कहाँ पर ये प्रोसेस होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया है, क्या होते हैं, मीजोसोम्स पाए जाते हैं या मीजोकाय होते हैं। तो ये जो मीजोकाय है इसके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन। मीजोकाय के पास वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के, जो कि किसके पास प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। मीजोसोम होता क्या है, कोई भी जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है लाइक बैक्टीरिया, तो सेल वॉल होती है, इसके बाद में कुछ इनर फोल्डिंग्स होते हैं इस तरह से। तो ये जो इनर फोल्डिंग्स हैं, किसके इनर फोल्डिंग्स होंगे, ये इनर फोल्डिंग्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो ये जो इनर फोल्डिंग्स हैं, इन इनर फोल्डिंग्स को हम कहते हैं मीजोसोम्स, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ये सारा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का कौन करते हैं, मीजोसोम्स। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो मीजोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम के अलावा, क्योंकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो अलग अलग स्टेप में केमिकल रिएक्शंस होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया मीजोसोम में ही नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में भी होती है, जिसे हम साइटोसोल भी कहते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या रेस्पिरेटरी एपरेटस में होगा। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी एपरेटस क्या होता है। तो हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। सूत्र इसलिए कहते हैं बिकॉज ये क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होती हैं, धागे के समान कणिकाएं होती हैं, लंबी रहेंगी, छोटी रहेंगी और एक से ज़्यादा भी सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी की गई थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय पेलाडे। पेलाडे के अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जोस्ट्रेंड। तो जोस्ट्रेंड और पेलाडे दोनों ने मिलकर 1950 में डिस्कवर और स्टडी की थी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी यहाँ पे की गई। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। मीन्स इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। हमने बात की है कि पूरी सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देयर आर ओनली 3 ऑर्गेनल्स, सिर्फ 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिनके अंदर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। बाकी या तो सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं या मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन आता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आप देखें डायरेक्टली हम डायग्राम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस तरह से डिस्क शेप्ड फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। तो हम इसका एक, चूंकि हम 2D व्यू बना रहे हैं तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया कैप्सूल की तरह लेकिन धागे की तरह होता है। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली जो है ये स्मूथ होती है और कंटिन्यूअस होती है। मीन्स इसके अंदर किसी भी तरह के इनर फोल्डिंग्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो वहाँ की तरफ इस तरह से छोटी छोटी जो ग्रेन्यूल्स हैं ये आउटर मेम्ब्रेन पर लगे हुए होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं हम सब यूनिट ऑफ
पार्सन, पार्सन की उप इकाई, इनको कहा जाता है पार्सन की उप इकाई। तो ये पार्सन की उप इकाई है। इनका जनरली फंक्शन होता है कि ये क्या करते हैं, जो NADH2 साइटोप्लाज्म में बनता है, हम प्रोसेस पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो NADH2 बनते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर आना, बिकॉज जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी को स्टोर कहाँ किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उनको लाने का काम किसका होता है, सब यूनिट्स ऑफ पार्सन। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस ये है कि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन एकदम स्मूथ होती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनर फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। ये इनर फोल्डिंग्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। आउटर सरफेस का वॉल्यूम या उसका जो सरफेस एरिया है वो कम रहेगा और इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन या अंतः झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन हो या इनर मेम्ब्रेन हो, दोनों अप्रोक्सीमेटली 60 एंगस्ट्रम थिकनेस वाली होती हैं। दोनों की मोटाई अप्रोक्सीमेटली 60 एंगस्ट्रम होती है और दोनों ही किसकी बनी हुई होती हैं, लाइपोप्रोटीन की। स्टूडेंट, जहाँ पर भी आपको दिख जाता है कि कोई मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो जनरली किसकी बनी होती हैं, लाइपोप्रोटीन की। बस इनके जो कंपोजिशन है वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जो थिकनेस है वो डिफरेंट हो सकती है, या लिपिड के साथ में फॉस्फेट या अदर सब्सटेंस हो सकते हैं, बट जनरली ये बनी किसकी होती है, लाइपोप्रोटीन की। तो इस तरह से लाइपोप्रोटीन की बनी होंगी। ये जो इनर फोल्डिंग्स आप देख रहे हैं अंदर की तरफ, लाइक दिस, ये जो इनर फोल्डिंग आप देख रहे हैं, इस इनर फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी क्रिस्टी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि क्रिस्टी के थ्रू ही या क्रिस्टी के ऊपर ही क्या होता है, यहाँ पर एडीपी का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टी कहते हैं इसको। जनरली क्रिस्टी आप देख रहे हैं इस तरह से होती है, लेकिन क्रिस्टी का जो शेप है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेटिकुलेट क्रिस्टी, रेटिकुलेट या जालिकावत, यानी कि एक नेट फॉर्म में ये प्रेजेंट होगी। ये मिलती है किसके अंदर, कैट में। इसी तरह से प्लेट लाइक, तश्तरी नुमा भी होती है क्रिस्टी, और ये तश्तरी नुमा या प्लेट लाइक किसके अंदर हो सकती है, बैट में, मीन्स चमगादड़ में। तो क्रिस्टी हो गई। जो क्रिस्टी है या इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी के अंदर की तरफ इस तरह से कुछ रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। ये जो रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। F1 पार्टिकल या F1 कण इनको कहा जाता है, या ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही इनका फंक्शन होगा, और F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम जो है इनके थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फॉस्फोराइलेशन मीन्स होता है एटीपी का फॉर्मेशन। अगर एटीपी लाइट की प्रेजेंस में बनता है तो उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। और अगर एटीपी किसकी प्रेजेंस में बनता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये काम कौन करता है, F1 पार्टिकल। तो ये बात हुई किसकी, ऑक्सीसोम से F1 पार्टिकल की। जो क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं दो सरफेस उसकी बन जाती है। एक सरफेस है जो कि किसकी तरफ जा रही है, बाहर की तरफ या साइटोप्लाज्म की तरफ, और एक सरफेस है जो जा रही है अंदर की तरफ। अंदर जो सरफेस जा रही है क्रिस्टी के अंदर की तरफ या इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इस तरह से होमोजीनस लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस होमोजीनस लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स या आधात्री। पीठिका भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा को कहा था। तो मैट्रिक्स या आधात्री होती है। तो मैट्रिक्स की तरफ जो साइड होती है इनर मेम्ब्रेन की, इसको कहते हैं एम साइट।
एम फॉर मैट्रिक्स। और इसी तरह से जो साइटोप्लाज्म की तरफ होती है दैट इज सी साइट, क्योंकि ये कहाँ है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की तरफ है। तो एम साइड और सी साइड दो अलग अलग पोर्शन प्रेजेंट होंगे। जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, एम साइड। दैट मीन्स जो भी एटीपी बनेगा उसको स्टोर कहाँ पर किया जाता है, मैट्रिक्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम जो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या आधात्री क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है। तो इसके अंदर मेनली होगा वाटर या फिर कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च या फिर जो एसिड्स वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। बट इसके अलावा भी जो मैट्रिक्स है इसके अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो आपको याद रखनी है। दैट इज एम्प्टी डीएनए, एम्प्टी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, आरएनए प्रेजेंट होगा एंड कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा है कि जब क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का ओन डीएनए, mRNA एंड 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो ये क्या कर सकता है, इन तीनों का यूज करते हुए इट कैन फॉर्म इट्स ओन प्रोटीन, ये खुद का प्रोटीन बना सकता है। इसीलिए जो मैट्रिक्स है उसके अंदर डीएनए आरएनए सब प्रेजेंट है, प्रोटीन भी खुद का बनेगा। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी सेमी ऑटोनोमस या फिर इसको कहते हैं अर्ध स्वायत्त शासी। तो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया खुद से कर सकता है, उसके लिए न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम रहेगा इसके ऊपर और ये अपने फंक्शंस खुद कर पाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरी मेम्ब्रेनल या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। परी माइटोकॉन्ड्रिय अवकाश, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या परी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में रहेगा। और यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि रेस्पिरेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम प्रोसेस के टाइम पर इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये सारे जो इसके एरियाज हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ये फंक्शन करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और कौन सा रेस्पिरेशन होगा, जब रेस्पिरेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर वायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन जा रही है तो ही माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है और फिर भी सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो ये होता है रेस्पिरेटरी apparatus। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट इसमें लगता है तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप मुझे बताएं जो भी आपके डाउट्स हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए फॉर एनी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।